गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आइए, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज की जो क्लास का पर्पज है वो है, अभी तक जो हमने 25 वीडियो अपलोड कर दी हैं उनका एक पूरा का पूरा रिवीजन सेशन। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो पूरी प्रीवियस वीडियोस हैं हम उनको करेंगे रिवाइज। आज ये मैं स्पेशली इसलिए लाया हूँ क्योंकि क्या होता है कि बच्चे भूलने लगते हैं। तो मेरा ये एक थोड़ी सी इनिशिएट है आपके लिए कि मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास दूं। चलिए आइए, जैसा कि हमें आज रिवीजन करना है और सिर्फ ही सिर्फ रिवीजन करना है, तो आज की क्लास में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है वो है कंसंट्रेट करना, लिसन करना। अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं जो आपने बनाए होंगे उनको उठा लीजिए और उनको सामने रख लीजिए और एक साथ मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। कोई भी एक पॉइंट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके लिए डाउट होगा तो वो आप यहीं पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे उस डाउट को मैं आगे क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ वहां की बात नहीं करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हम आएंगे, जो हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा वो होगा हमारे एक सेंटेंस से। तो जैसे कि हमने जाना था कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे बेसिक एलिमेंट होता है उसकी वर्ब। सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। फिर हमने जाना कि वर्ब, एवरी वर्ब हैव अ सब्जेक्ट। हर एक वर्ब का क्या होता है? अपना सब्जेक्ट होता है। फिर हमने ये जाना था कि सब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इन जनरल जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जिनके लिए उतनी अच्छे से स्कूलिंग या मतलब बाद में भी कंपटीशन की तैयारी की तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, तो उनके दिमाग में ये भरा होता है कि सब्जेक्ट डूअर होता है। उनको सिर्फ क्या लगता है कि हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर होगा। इस बात को मैं एक बार नहीं कम से कम 20 बार मैं यहीं पर इसी बोर्ड पर गलत कर चुका हूं कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है। तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है, उसकी रियल डेफिनेशन क्या है? तो सब्जेक्ट की रियल डेफिनेशन ये होती है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट या whom we talked about, टू whom, या जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया होता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब से, उस सब्जेक्ट के द्वारा की गई एक्शन का रेसिपिएंट होता है। क्या होता है? रेसिपिएंट होता है, या फिर उसको भुगतने वाला या उस पर वो एक्शन ट्रांसफर कर दी गई है डूअर के द्वारा। इस चीज को हमने वर्ब में समझा था, ऑब्जेक्ट कैसे आता है। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब जब हम समझ रहे थे तब हमने समझने की कोशिश की थी। अगर नहीं पढ़ी है ये सारी चीजें तो जरूर जाओ, यहीं पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, मान जाओ मेरे भाई, जाके देख लो, कुछ सीख जाओ, ये ज्यादा मैटर करता है। क्या है, आप आज की जनरेशन को आदत लग गई है क्वेश्चन, सिर्फ आओ आप क्वेश्चन कराओ और जाओ, मतलब हमें सीखना नहीं है। देखो सर, आप क्वेश्चन सॉल्व करके सीखे नहीं। जैसे आप 1000 क्वेश्चन में आपको एक सीरीज ले आऊं, उसमें 1000 क्वेश्चन करा दूं, आप सीखे क्या? नहीं। पहले सीख लो फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा नहीं है मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस करा लूंगा, लेकिन सीख तो लो पहले, मैं कुछ सिखा तो लूं। किस बेसिस पे? मैं फिर मैं वहीं पर यही एक्सप्लेन करता रहूंगा, ये सब्जेक्ट क्यों है, ये वर्ब क्यों है, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। तो यही सारी चीजें तो हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब का क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। वर्ब का क्या होगा? अपना सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर यहां से हमने जानने की कोशिश की थी, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होंगे? आपके एक्शन वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, और सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में फाइंड करना हो तो हु और व्हाट से वर्ब के आगे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट का रिप्लाई मिलेगा। फिर हम यहां देखें कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है whom और what। whom और what के जो रिप्लाई हैं, अगर आपको वर्ब के बाद whom या what के रिप्लाई मिल जाए
तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहां से हमने जानने की कोशिश की बेसिकली एक सेंटेंस में एक उसकी वर्ब होती है, एक उसका सब्जेक्ट होता है, एक उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने जाना था। इसके बाद फिर हम आए थे सेंटेंस में, इनको क्लैरिफाई करने के बाद हमने जाना था कि इनमें होती हैं क्या, फ्रेजेस। इनमें क्या होती हैं, फ्रेजेस। फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेजेस क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, जो अपने आप में इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था एडवर्बियल फ्रेज, फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज। तो ये हमने फ्रेजेस पढ़ी थी। अब नहीं पता तो बेसिकली जो मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो होगी उसी में क्लियर कराया होगा इन सबको। फिर इसके बाद आते हैं हम क्लॉज में। तो क्लॉज को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं, और मेरा मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो, जिसका अपना खुद का प्रेडिकेट हो, वो हमारे लिए क्या होता है, क्लॉज होता है। क्लॉज जो होता है वो हमेशा पार्ट होता है एक सेंटेंस का, वो हमेशा पार्ट होता है किसका, सेंटेंस का। तो यहां पर हमने जानने की कोशिश की क्लॉज क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग। इसकी क्लॉज की अपनी मीनिंग होती है, ठीक है। चलिए यहां आइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे क्लॉज होते हैं वो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और हम फ्रेज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर बेसिकली जैसे मैं आपको बता दूं, आ गुड मैन, तो यहां पर आप जानने की कोशिश करेंगे, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका डिटरमाइनर हो गया, यह इसके लिए लगा और यह इसके लिए लगा। तो यहां से आपने जानने की कोशिश की कि यहां पर मेन वर्ड क्या है हमारे पास, नाउन। तो ये जो फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या बना, फ्रेज बना। क्या बना, फ्रेज बना। और जैसे मैं बोलूं ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, तो यहां पर आपने जानने की कोशिश की, यह इसका प्रेडिकेट हो गया, यह इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट सेंटेंस वो होता है, मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचा होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यह हमारे लिए क्या है, ये क्लॉज है। वैसे ये सेंटेंस है, लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा आ जाए तो एक सेंटेंस का पार्ट है। मैं ये फ्रेज है, ये अगर किसी सेंटेंस का पार्ट है तब ये फ्रेज कहलाएगी, ये किसी सेंटेंस का पार्ट है तब ये फ्रेज कहलाएगी, तब एक क्लॉज कहलाएगी, सॉरी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि फिर हमने पढ़ा था सेंटेंस के टाइप्स। फिर हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर बेसिस बांट रखा था। किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो जो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर थे तो वो हमने 5 तरीके से बांट रखा था हमने सेंटेंस को। 5 तरीके से बांटने का, सॉरी, जो हमारे फंक्शनल बेसिस थे वो हमने उनको 5 तरीके से बांट रखा था। जो हमारे 5 तरीके थे वो कौन कौन से थे, यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था, हमारे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिनमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव जिनमें नेगेटिव होता है, ठीक है। डोंट वाले, नॉट लगा के जो हम बनाते हैं वो वाले। फिर इसके अलावा हमने जाना था कि इंटेरोगेटिव जो हमारे होते हैं, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में हमने जानने की कोशिश की थी, इंटेरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, एक यस या नो क्वेश्चन वाली या क्लोज एंडेड। फिर इसके बाद ओपन एंडेड, एक होते हैं हमारे क्लोज एंडेड। फिर इसके बाद हमने जानने की कोशिश की थी, इसके बाद जो हमारे होते हैं वो होते हैं WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। फिर हमने जानने की कोशिश की यहाँ पर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव होते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑर्डर, डिमांड और रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका जो हमारा अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। इसका ध्यान रखना। जैसे कम हियर, जैसे मैंने बोला कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मूव, कम ऑन। तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे जो वर्ड, ये जो हमारे सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमने सेंटेंस बनाने के लिए बेसिकली जो जानने की कोशिश की थी वो ये है, कोई भी सेंटेंस तब तक फॉर्म नहीं हो सकता जब तक उसके पास एक उसकी वर्ब ना हो, उसकी एक मेन वर्ब ना हो, और उस मेन वर्ब को फंक्शन करने के लिए उसका एक अपना सब्जेक्ट ना हो। अगर बेसिकली आपको कोई एक सेंटेंस बनाना है तो आपको 2 चीजें कंपलसरी ही चाहिए।
और वो जो कंपलसरी थिंग है वो क्या है हमारे पास, एक उसकी वर्ब और एक उसका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये डिपेंड करता है। हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में देखा था कि हर एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव जो हमारी वर्ब सीरीज है इसमें जानने की कोशिश की थी। तो यही होता है ना कि छोटी छोटी चीजें जुड़ जाए तो फिर चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता सर, आपने ये वो वाली बात बोली थी वो यहाँ पर। तो इनके जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा वो हमारा लिसनर होता है, वो हमारा क्या होता है, लिसनर, जिसको हम यू बोलते हैं। तो यू जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन होता है जो सेकंड पर्सन के लिए होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा लैंग्वेज में क्या होता है, लिसनर होता है। इसके बाद हमने जानने की कोशिश की थी जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो हमारे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या, इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। और जो इंटरजेक्शन होते हैं वो सडन फीलिंग, इमोशंस को रिप्रेजेंट कराने के लिए होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड वही होते हैं, अमेज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, दुख में चले जाना, ग्लूमी, ये सारी चीजें जो रिप्रेजेंट कराते हैं हम, जो हम एक्सप्रेस कराते हैं, वो हमारे जो वर्ड होते हैं या जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हमने जानने की कोशिश की थी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश, डिजायर, कर्स। अगर आप किसी भी चीज की मांग रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो किसी को आप बद्दुआ देते हैं या फिर किसी को विशेष देते हैं, गॉड ब्लेस यू, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये क्या है, ये हमारे लिए जो वर्ड है, ये जो हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हमने सेंटेंस को कैटेगराइज किया था इनके स्ट्रक्चर बेसिस पर, और हमने जानने की कोशिश की थी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिस पर 3 तरीके से होते हैं। अब वो 3 तरीके कौन कौन से हैं वो जानने की कोशिश करें। सबसे पहले, अगर एक सेंटेंस का अपनी एक वर्ब है और उसका अपना एक सब्जेक्ट है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। अगर एक क्लॉज है, हम जानने की कोशिश करें, अगर एक क्लॉज है तो सेंटेंस कैसा है हमारे पास, सिंपल। फिर यहां पर हमारे पास सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल। अगर 2 क्लॉज हैं, अगर क्लॉजेस 2 हैं तो फिर कंडीशन भी 2 है। अगर क्लॉजेस 2 हैं तो कंडीशन भी 2 है, और वो हमने जानने की कोशिश की थी कंजंक्शंस को कैटेगराइज करके। जैसे हमने कंजंक्शन को कैटेगराइज करने की बात करें तो कंजंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट वन और एक होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट। अब यहां पर आपने जानने की कोशिश की थी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो फैन वॉइस होते हैं। वो क्या होते हैं, फैन वॉइस होते हैं। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, रादर देन फैन वॉइस। इनको छोड़कर बाकी जो भी होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं। नहीं पता तो चले जाओ प्रीवियस वीडियो देख लो। अब जो फैन वॉइस होते हैं ये मिलके बनाते हैं जो सेंटेंस, वो होता है कंपाउंड। ये जो मिलके बनाते हैं वो क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड। और यह जो क्लॉज बनाते हैं, जो भी इन कंजंक्शन से स्टार्ट होकर जो भी क्लॉज बनती है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यहां से ये आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इनसे मिलकर जो हमारे पास सेंटेंस बनते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। वो कैसे सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स। और वो क्लॉज जो बनाते हैं वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वो कौन सी होती है हमारे पास, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और यह कैसी होती है, डिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड करती है। ये डिपेंड किस पे करती है, ये हमारे मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है। और यह भी हमारी किस पर, मेन क्लॉज पर। तो यहां से हमने जानने की कोशिश की इस तरीके से, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ये हमारे पास कंपाउंड बनाएंगे। अब थोड़ा सा हम क्लॉजेस को और अच्छे से क्लियर कर लें, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा और कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे हम बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस में 3 होते हैं। क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस में 3 होते हैं। जैसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इनको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होगा मेन क्लॉज, एक हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक हमारे पास होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है ये वो होता है जो विदाउट कंजंक्शन आता है, जो विदाउट कंजंक्शन स्टार्ट होता है। विदाउट कंजंक्शन स्टार्ट हो वो हमारे पास होता है मेन क्लॉज। और यह जो स्टार्ट होता है वो फैन वॉइस के साथ होता है। फैन वॉइस में से कोई सा भी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो,
ये हमारे पास फैन वॉइस होते हैं। और जो सबऑर्डिनेट होता है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। इसकी खासियत तो हम बोले ये इंडिपेंडेंट इन नेचर होता है। ये कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और यह भी कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। यह कैसा होता है? डिपेंडेंट। ये कैसा करेगा? डिपेंड करेगा। यहां पर हम इस बात को जानने की कोशिश करें, ये क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किस पर होता है? ये हमारी मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है। अब यहां पर जानने की कोशिश करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने कैटेगराइज कर रखा था। इसको हमने कैटेगराइज कर रखा था तीन पार्ट में। एक ये नाउन क्लॉज के जैसे काम करता है, एक ये एडजेक्टिव बन सकता है और दूसरा ये एडवर्ब बन सकता है। इन सारी चीजों को जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख लें कि ये कैसे नाउन, कैसे एडजेक्टिव, कैसे एडवर्ब बनता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम आए थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पे। फिर हमने जानने की कोशिश की थी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां पर हमने जानने की कोशिश की थी, हमने पार्ट ऑफ स्पीच बना रखे हैं 9। कितने हमने कैटेगराइज कर रखा था? 9। जैसे सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 9, जिनको हमने क्या किया था? कैटेगराइज कर रखा था। सबसे पहले हम नाउन की बात करें, नाउन इट इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इट्स अ रिप्लेसिंग वर्ड और इट्स रिप्लेस नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करके ही आता है। फिर हमने प्रोनाउंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया, अलग अलग। नाउन को भी डिस्कस किया है अलग अलग। इतना तो लोग अपने सिलेबस में नहीं पढ़ाते हैं जितना हमने प्रोनाउन डिस्कस किया है। उसमें अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ दें तो आप इसको कंपटीशन के लेवल का मान सकते हैं कि इतना कंपटीशन में आ जाता है। और बाकी जो कुछ भी उसके स्पेशल यूजेस हैं और जो सारी चीजें हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसको आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जिस तरीके से मैं सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा तो मैं बनाता रहूंगा। साथ बने रहिए, बस शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें। तो फिर जो वर्ब होते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं और स्टेट वर्ब आर ऐसे वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं किसको? एक्शन को और स्टेट को। एक्शन दो तरीके की, डूइंग वन और हैपनिंग वन। और स्टेट हमने स्टडी वर्ब्स में पढ़ा था किस किस तरीके से स्टेट आ जाती है। हमने ये एक्शन और हैपनिंग में इनमें भी डिफरेंशिएट किया था जब हम ट्रांसटिव इंट्रांसटिव कर रहे थे। जो डूइंग वर्ब होती है वो की जा रही होती है और जो हैपनिंग होती है वो घटित हो जाती है। इसके बाद अभी हमें जो पढ़ने बाकी बचा है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी हमें बेसिकली सबसे पहले क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन। इनकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है। फिर इसके बाद जो हमारी फंक्शनल ग्रामर है, जो हम फंक्शनल ग्रामर जो मतलब है जो हम यूज करते हैं, हम उस पर आएंगे। बाकी प्रोनाउन में भी हमने जानने की कोशिश की थी। पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जो कि हमारे पास आई और बी है। और जो हमारे पास सेकंड पर्सन होता है वो हमारे पास क्या होता है? लिसनर होता है। तो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिसनर यू ही है। फिर इसके अलावा हमने जानने की कोशिश की थी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉक्ड अबाउट। तो यहां पर हमने जानने की कोशिश की थर्ड पर्सन क्या है यहाँ पर। क्लियर है? ये हमने प्रोनाउन में अलग अलग, फिर उसके सेल्फ के यूजेस किस तरीके से, अवर सेल्फ आता है, यूवर सेल्फ भी होता है, हर सेल्फ, ठीक है। तो ये हमने जानने की कोशिश की थी इटसेल्फ। हाँ, और एक वो गलती हो गई थी, इटसेल्फ कर दिया था, तो उसको इटसेल्फ कर लेना, वो उसका प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फिर हमने जानने की कोशिश की थी हमारा जो प्रोनाउन हो गया। फिर हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था। वर्ब को हमने बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने किया था, एक हेल्पिंग वर्ब और एक उसकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जो हमने कैटेगराइज किया था वो हमने 4 तरीके से कैटेगराइज किया था। एक तो हमारे पास कौन सी थी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हमने अलग से 2 वीडियो में डिस्कस किया है। फिर इसके अलावा फिर हम बात करें, हमारे पास आ जाते हैं मॉडल, फिर आती है हमारे पास सेमी मॉडल्स, फिर आती है हमारे पास इडियोमैटिक मॉडल। सेमी मॉडल से मतलब क्या? वो वर्ब का भी काम कर सकते हैं, वो मैन वर्ब भी बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। फिर हमने मैन वर्ब को कैटेगराइज किया। जब हम मैन वर्ब को कैटेगराइज किया जब हमने,
तो हमने मेन वर्ब को बांटने की कोशिश की। सबसे पहले हमने जाना ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इरेगुलर टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक, डायनेमिक, तो स्टैटिक और डायनेमिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अलावा इनमें कुछ स्पेशल वर्ब्स थी जिनको हमें डिस्कस करना था, जैसे हमारे पास वर्ब आ गई लिंकिंग वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब, फैक्टेटिव वर्ब्स, तो इनको हमें डिस्कस करना है। डोंट बी पैनिक, इनको भी हम इजीली एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं लिंकिंग वर्ब का ये सोच रहा हूं क्योंकि लिंकिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, तो हम इसको काफी डिटेल में समझे। तो मैं सोच रहा हूं कि एक लाइव इंटरेक्शन या कुछ भी ऐसा रख लें जिससे हम लिंकिंग वर्ब्स को डिस्कस करें। चलिए बाकी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने फिर नाउन को कैटेगराइज किया था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ब, फिर हमने नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि नाउन के जो काइंड होते हैं वो 5 तरीके से होते हैं। प्रॉपर, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का नेम, तो वो क्या हो गया हमारे पास प्रॉपर। कॉमन मतलब उसकी क्लास या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कॉमन नाउन हो गए। फिर हमारे कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन 2 तरीके का, एक प्यूपिल का और एक थिंग का। और जो प्यूपिल का कलेक्शन होता है उसके लिए भी हमने जैसे आर्मी, पुलिस, मूव, ये प्यूपिल के लिए हो गया। फ्लीट, बंच, ये हमारे थिंग्स के लिए हो गए कलेक्शन। इसके अलावा फिर हमने जानने की कोशिश की थी हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रिप्रेजेंट करते हैं सबस्टांस को, पदार्थ को, तो कोई भी पदार्थ है तो वो क्या है हमारे पास मटेरियल नाउन है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर हमने जानने की कोशिश की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमारे फीलिंग, इमोशन, एक्शन, ऐसे वर्ड जिनको आप देख ना सकें, जो एजेंस हो, जो क्या हो, एसेंस हो, मतलब जिनका सिर्फ सार निकलता हो, जिनमें सिर्फ क्या हो, सार हो, वो सारी चीजें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल नाउन के बारे में जाना था कि जो हमेशा सिंगुलर होंगे उनको प्लूरल नहीं बनाना, जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, ज्वेलरी हो गया। तो ऐसे कुछ वर्ड्स थे, इंफॉर्मेशन होगी, तो इनको हमें प्लूरल नहीं करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में। आज और हैव अ नाइस डे।